जो है स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री 1947 से ऑनवर्ड, कहाँ तक चलेंगे 2024 तक। अब इसमें हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री प्लस डेवलपमेंट्स देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कमीशन के इम्तिहान के हवाले से। ठीक है, ये मैप वैसे बना हुआ है, इसको हम देख लेंगे साथ साथ कि यहाँ जहाँ भी इसकी ज़रूरत हुई। सबसे पहले इवेंट होता है 1947 का। अच्छा, सबसे पहले तो जो इजलास होता है वो 11 अगस्त को होता है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इजलास होता है जिसमें कायदे आज़म स्पीच करते हैं, ये जहन में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो 1947 के इवेंट होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले कायदे आज़म गवर्नर जनरल होते हैं, और उधर इंडिया में कौन गवर्नर जनरल बनते हैं, सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो पहले जो है हम कायदे आज़म की बजाय आसान वर्ड में लिखूंगा जिना, मोहम्मद अली जिना। अब ये जो मोहम्मद अली जिना है ये सबसे पहले गवर्नर जनरल भी हैं और सबसे पहले दस्तूर साज असम्बली जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली कहते हैं उसके प्रेसिडेंट भी हैं। तो ये दो यहाँ से इंपॉर्टेंट इवेंट्स याद रखिएगा। ये सबसे पहले क्या है, गवर्नर जनरल, और प्लस क्या है, प्रेसिडेंट हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के, यानी कि सीए के। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट ये होता है। उसके बाद सबसे पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो जहन में रखिएगा, हाँ जी, वो है लियाकत अली खान। ठीक है, ये सबसे पहले फर्स्ट पीएम है ये। अच्छा, अब इनके बाद हम इन फर्स्ट पीएम हमने डिस्कस कर लिया। अब हमने फर्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट है उसको डिस्कस कर लिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल को डिस्कस कर लिया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वही है जो हमारी पार्लियामेंट होती है जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, लेकिन पहले नाम क्योंकि हम एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसीलिए कहेंगे। अब उसके बाद वो पूछता है कि सबसे पहली जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की, पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पाकिस्तान ने ज्वाइन किया, तो वो आपकी है यूनाइटेड नेशन की FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको पाकिस्तान ज्वाइन करता है 7 सितंबर 1947 में। ठीक है, 1947 ऊपर आ गया, ये 1947 के इवेंट में आपको लिखा। ठीक है, अब इसके बाद 30 सितंबर को ज्वाइन करता है यूनाइटेड नेशंस को। ठीक है, पाकिस्तान, और कितवा मेंबर बनता है पाकिस्तान, मेंबर बनता है 53rd मेंबर बनता है यूनाइटेड नेशन का। इसके बाद तीसरी ज्वाइन जो करता है वो ऑर्गेनाइजेशन, वो हम पाकिस्तान करता है 31 अक्टूबर को। ये आपके जो नोट्स है ना उसमें ये डेट गलत दी होगी, ये वहाँ 49 दी होगी। ठीक है, तो ये एक्यूरेट डेट ये है 31 अक्टूबर 1947 को ज्वाइन करता है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये वजूद में आई ट्रीटी ऑफ वर्साइल में 1919 के बाद, ये ज्वाइन करता है 3rd नंबर पे। इसी के बाद 24 अक्टूबर याद रखिएगा 1947 को ऑपरेशन गुलमार्ग होता है। कोड नेम होता है ऑपरेशन गुलमर्ग। अब ये ऑपरेशन गुलमर्ग क्या है, ये ऑपरेशन गुलमर्ग है, ये वो ऑपरेशन है जो आपने कब किया, कायदे आज़म ने इसका इनिशिएटिव लिया, किसके अगेंस्ट, टू फ्री द कश्मीर। ठीक है, कि हमने कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए कोड नेम ऑपरेशन गुलमर्ग के नाम से कायदे आज़म ने ऑपरेशन लॉन्च किया, ट्राइबल मैंस को इकट्ठा करके उसको, क्योंकि कायदे आज़म ने मिलिट्री को जो उस टाइम COS थे, जो मिलिट्री जनरल थे, उसको हुक्म किया, लेकिन उसने हुक्म मानने से इनकार कर दिया, और कायदे आज़म ने ट्राइबल मैन को इकट्ठा करके जो है अपनी यानी कि कश्मीर की बाउंड्री लाइन में एंटर कर दिया। तो वहाँ से लेके फिर जो इलाका हमारे पास आया, जहाँ तक हम जा चुके थे, मकसद तो था श्रीनगर तक पहुँचना, लेकिन जहाँ तक हमने वहाँ फतह किया इलाका वो हमारे पास आज भी है, वो ये वाला इलाका है जो मैंने रेड लाइन से ये डॉट किया हुआ है। ठीक है, ये AJK का जितना ये इलाका है, बाकी सारा इंडिया के पास है। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर इसे हम कहते हैं, इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये जो AJK आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये हमारे पास आ गया किस ऑपरेशन के नतीजे में, ऑपरेशन गुलमर्ग के नतीजे में, जो इनिशिएट किया कायदे आज़म ने 24 अक्टूबर 1947 को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट इवेंट है 1948 में 2 फेब को हुआ, जिसमें
उर्दू को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया? उर्दू को 2 फेब को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जुलाई में, फेब के बाद 1 जुलाई। कायदे आजम क्या करता है? स्टेट बैंक का इनॉग्रेशन करता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसका इनॉग्रेशन करते हैं कायदे आजम। 11 सितंबर को क्या होता है? 9 जुलाई को पोस्ट स्टैंप इशू होती है और 11 सितंबर को डेथ ऑफ जिना है, यानी कायदे आजम मोहम्मद अली जिना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इवेंट यहां तक होते हैं। इसके बाद अब क्या होगा? इसके बाद बनेंगे सेकंड गवर्नर जनरल। कौन बनेंगे सेकंड गवर्नर जनरल? ख्वाजा नाजमुद्दीन। सेकंड जी लिखूंगा, नहीं नहीं 48 एज, एयर भी ना याद रखें फिर भी ठीक है, लेकिन यह पता हो कि सेकंड गवर्नर जनरल कौन थे। ख्वाजा नाजमुद्दीन बने। ठीक है, सेकंड गवर्नर जनरल बने ख्वाजा नाजमुद्दीन। ये थे इंपॉर्टेंट इवेंट। इसी के साथ ही एक और इंपॉर्टेंट इवेंट भी हुआ। सेकंड अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्पीकर बने, जिन्हें हम कहते हैं मौलवी तमीजुद्दीन। ही वॉज वेरी अपराइट मैन। मौलवी तमीजुद्दीन, ठीक है, सीए के स्पीकर बने या प्रेसिडेंट कह लें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। 49 का 1949 में एक ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ जिसे हमें डिस्कस करना है, जिसको हमने जहन में रखना है, और वो क्या था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुई। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होती है? वो क्या होती है? हाँ, शाबाश। कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मकसद क्या था? करारदाते मकासद के किस वजह से हमने पाकिस्तान बनाया। अब हमने उन जिस वजह से हमने पाकिस्तान बनाया वो चीज़ें हमने अपनी आवाम तक मुंतकिल करनी है। उस चीज़ के लिए हमने क्या है अब आगे फर्दर स्टेप्स लेने हैं, जिस वजह से उन्होंने क्या किया, जिस वजह से इसी मार्च के मंथ में 12 मार्च को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुई। ये आपको एज इट इज डेट याद रखनी पड़ेगी, 12 मार्च 1949। लेकिन इसी मंथ के इसी रेजोल्यूशन के तनाजुर में बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनाई गई, ठीक है, जिसने रिपोर्ट पब्लिश की, जिसका मकसद था कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना। ठीक है, तो वो बनाई गई, जिसने अपनी पहली रिपोर्ट पब्लिश की 1952 में। तो इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तनाजुर में बेसिक प्रिंसिपल कमेटी फॉर्म हुई, जिसका काम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग करना। ठीक है, विद द कंसल्टेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, दोनों के साथ। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किसने की थी? हाँ, ये याद रखिएगा, उधर से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव की थी लियाकत अली खान ने। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किसने किया। ये भी आपसे सवाल पूछता है, लियाकत अली खान ने। 1950 में 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। सबसे पहला हम चाइना को एक्सेप्ट करते हैं। हाँ जी, वो 1947 में जो हुआ। मुखालफत किसने की थी? अफगानिस्तान ने। ये जहन में रखिएगा कि पहली जो कंट्री जिसने मुखालफत की अफगानिस्तान, एक्सेप्ट किसने किया? ईरान ने। ठीक है, अच्छा, चाइना को हमने एक्सेप्ट किया, चाइना को। ठीक है, हम पहली मुस्लिम कंट्री है जिसने चाइना को एक्सेप्ट किया, याद रखिएगा, फर्स्ट मुस्लिम कंट्री टू एक्सेप्ट चाइना। ठीक है, और थर्ड नॉन कम्युनिस्ट कंट्री, नॉन कम्युनिस्ट कंट्री है जिसने चाइना को एक्सेप्ट किया। ये आपने 2 चीजें जहन में रखनी है। उसके बाद 8 अप्रैल को लियाकत नेहरू पैक्ट होता है। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 8 अप्रैल को लियाकत नेहरू पैक्ट होता है। ठीक है, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं।
ये इसकी वजह क्या थी? दिल्ली पैक्ट भी इसे कहा जाता है। इसकी ये पैक्ट होने की वजह क्या थी कि माइनॉरिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करने के लिए ये पैक्ट साइन किया गया। तो यहां से 3 एमसीक्यूज बन सकते हैं कि 8 अप्रैल को जो किसके दरमियान साइन हुआ पैक्ट? लियाकत और नेहरू के दरमियान, फर्स्ट एमसीक्यूज। दूसरा एमसीक्यूज, हाँ जी, ये जवाहरलाल नेहरू जी, अच्छा, जवाहरलाल नेहरू के दरमियान 8 अप्रैल को। उसके बाद दिल्ली पैक्ट, इसको कहा जाता है दिल्ली पैक्ट, लियाकत नेहरू पैक्ट को ही कहा जाता है। थर्ड एमसीक्यूज पे कि वजह क्या थी नेहरू पैक्ट जो है, दिल्ली पैक्ट या लियाकत नेहरू पैक्ट को साइन करने की? तो वो था माइनॉरिटी प्रॉब्लम्स को डील करना। कश्मीर इशू या कोई इस तरह का इशू नहीं था, सिर्फ माइनॉरिटी के इशूज को एड्रेस करना, यह सबसे पहला मकसद था इसी पैक्ट का। अच्छा, उसके बाद हमने 11 जुलाई को एक काम किया। 11 जुलाई को हमने आईएमएफ को ना छोड़ने के लिए ज्वाइन कर लिया और आज तक भी हमारे ये साथ है। हाँ जी, 1950 को हमने आईएमएफ को जो है ऑफिशियली ज्वाइन किया और आज भी आईएमएफ के हम साथ हैं, या वो हमारे साथ है, जैसे आप समझ लें। 51 में 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। सबसे पहला 51 में इवेंट हुआ कि सबसे पहले जो हमारे नेटिव कमांडर इन चीफ बने वो थे अयूब खान। जो पहले नेटिव चीफ कह लें, मुस्लिम कमांडर कह लें, सबसे पहले बने वो थे अयूब खान। अयूब खान के हवाले से हम जब ये इसका पीरियड आएगा तब भी डिस्कस कर लेंगे। ये सबसे पहले नेटिव चीफ भी हैं, ओनली पर्सन इन द आर्मी हिस्ट्री कि जिनको फील्ड मार्शल का खिताब भी मिला। फील्ड मार्शल इन्हें क्यों कहते हैं? फील्ड मार्शल का टाइटल एक आर्मी चीफ से ऊपर का ओहदा होता है। उसका मकसद क्या होता है कि जिसने 3 बैटल्स को फतह किया हो, जीता हो, उसको हम फील्ड मार्शल का टाइटल देते हैं। तो जब ये सदर बने तो इन्होंने खुद ही अपने आप को फील्ड मार्शल का टाइटल दिया और दूसरी साइड पे फील्ड मार्शल जाके बन के बैठ गए। इधर से फील्ड मार्शल के दस्तखत किए, दूसरी साइड पे फील्ड मार्शल बन के बैठ गए। तो ये इसका हम आगे तसल्ली से इनको डिकोड भी करेंगे, इनका हीरो को, हर ईरा को हम पॉलिटिकली भी डिकोड करेंगे। तो ये सबसे पहले इवेंट हुआ। उसके बाद 1951 में एक और जो बड़ा इवेंट हुआ, लियाकत अली खान की डेथ हुई, असैसिनेशन हुई। मैं इनको लियाकत अली खान LAK लिख रहा हूँ। ये कब हुआ? 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर को कहाँ हुआ? याद रखिएगा, कंपनी बाग में हुआ। आजकल इस बाग का क्या नाम है? लियाकत बाग। और यहीं एक और प्राइम मिनिस्टर की डेथ भी हुई है, बेनजीर की, ठीक है, वो भी याद रखिएगा। इसी कंपनी बाग को आजकल हम लियाकत बाग भी कहते हैं। और यहाँ से प्राइम मिनिस्टर्स की सेक्रीफाइस जो इमोलेशन है वो स्टार्ट होती है और आज तक प्राइम मिनिस्टर्स की ही इमोलेशन चलती जा रही है। इसके अलावा कोई और काम नहीं हुआ। एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ इसी 51 में, वो है रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस। जिसमें इन्वॉल्व थे अकबर खान, मास्टरमाइंड थे, और साथ में थे कौन से? फैज अहमद फैज, ठीक है, जिनको बाद में 62 में पोइट हैं, लेनिन प्राइज भी मिला, लेनिन अवार्ड भी मिलता है इनको। तो ये आपके क्या है? फैज अहमद फैज। इनको दोनों को फेल्ड, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की, फेल्ड कू अटेम्प्ट की, जिसके नतीजे में इनको क्या है, बाद में सजा दी गई। और ये फेल्ड कू अटेम्प्ट थी, यानी कि तख्ता उल्टने की हुकूमत की, जिसके बाद इन्हें सजा मिली और इसके बाद लियाकत अली खान की डेथ हुई। ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट हुए। जी जी, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो सिटिंग गवर्नमेंट थी उनके अगेंस्ट क्या है, रावलपिंडी के जो GHQ है वहाँ बैठ के डिसाइड किया गया कि हमने हुकूमत का तख्ता उल्टना है। बेसिकली थोड़ा सा मकसद क्या था कि ये टिल्टेड थे टूवर्ड्स कम्युनिज्म। तो जिस वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम हुकूमत का तख्ता उल्टेंगे और हम कम्युनिज्म की तरफ जाएंगे। तो बाद में क्या है, इस कॉन्स्पिरेसी को यानी कि दबा दिया गया और इनको पनिश किया गया, फैज अहमद फैज को भी और इनको भी, ठीक है। अब यहाँ लियाकत अली खान की डेथ होती है तो 2 काम होते हैं। आगे आ जाएगा, शायद ना भी है, नोट्स में भी आ जाएगा, लेकिन लेनिन प्राइज है रशिया का।
जो उसका व्लादिमीर लेनिन जो उनके रेवोल्यूशनिस्ट थे, जिन्होंने रेवोल्यूशन लेके रशियन रेवोल्यूशन 1917 में, उनके नाम पर उन्होंने लेनिन प्राइज़ रखा है, लिटरेचर का है, तो वो इनको मिला हुआ है 1962 में। अब इसके बाद अब लियाकत अली खान की डेथ होती है, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट खाली हुई। अब प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट खाली हुई तो कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर? अब वो बनेगा इसके बाद थर्ड नंबर पे जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो हम देखते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे ख्वाजा नाज़मुद्दीन। पहले ख्वाजा नाज़मुद्दीन कौन थे? सेकंड गवर्नर जनरल। तो ये सेकंड गवर्नर जनरल भी हैं और सेकंड पीएम है। पीएम एक ही चल रहा है, 47 से 51 तक एक ही पीएम है, ये जहन में रखिएगा। अभी हम 51 को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। अब इनकी जो डेथ होती है, इनकी डेथ के सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं गुलाम मोहम्मद, जो भी आगे थर्ड गवर्नर जनरल भी आएंगे, हम उनको डिस्कस भी करेंगे। गुलाम मोहम्मद जो क्या है, वो एक तो बीमार होते हैं, बड़े कंपिटेंट सिविल सर्वेंट होते हैं लेकिन बीमार होते हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर सबसे पहले पाकिस्तान के वही होते हैं, ये भी याद रखिएगा गुलाम मोहम्मद। जिनको गुलाम मोहम्मद को लियाकत अली खान कहते हैं कि आप क्या करें, आप उस तरह से आप केपेबल नहीं हैं काम करने के, तो आप काइंडली इस्तीफ़ा दे दें। वो इस्तीफ़े की जो है वो डिमांड करते हैं। तो कुछ ही टाइम के बाद क्या है कि लियाकत अली खान की डेथ होती है। तो कहते हैं, अब ये अथेंटिक तो नहीं है क्योंकि आज तक जिसकी भी डेथ हुई है उसके आज तक कभी कुछ ना पब्लिश आया है, ना कभी कोई प्राइम मिनिस्टर्स तक के यानी कि जो डेथ हैं उन तक आज क्यों किसी भी मुलजिम्स की या उनकी कन्विक्शन नहीं हुई आज तक, वो भी आज़ाद हैं, तो इनकी कहाँ होनी? तो वो आज तक ये नहीं कहा सकते कि गुलाम मोहम्मद इन्वॉल्व थे या नहीं, लेकिन सबसे बड़े बेनिफिशरी यही थे। क्यों? क्योंकि लियाकत अली खान की डेथ होती है तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन क्या होते हैं, वो होते हैं सेकंड गवर्नर जनरल। अब कैबिनेट की फॉर्मेशन होती है तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन देखते हैं कि यार सारी की सारी कैबिनेट फॉर्म तो कर रहे हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर। मतलब पावर तो सबसे ज़्यादा किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। इख्तियारात भी सबसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर के पास। तो क्यों ना मैं क्या करूं, मैं ये अपनी सीट शिफ्ट करके प्राइम मिनिस्टर की सीट पे चला जाऊं। वो क्या करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर की सीट पे चले जाते हैं और सेकंड गवर्नर जनरल का ओहदा खाली हो जाता है। तो थर्ड गवर्नर जनरल आते हैं यहाँ कौन? गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद आते हैं आपके थर्ड गवर्नर जनरल, और आपके सेकंड पीएम बनते हैं वही जो पहले गवर्नर जनरल थे, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन आपके थर्ड सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। सबसे पहले गवर्नर जनरल आपके, सेकंड पीएम ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, थर्ड गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद। यहां तक कोई कंफ्यूजन मतलब नहीं है। अब हम चलते हैं 52 में। 52 का सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसको हमने यहां डिस्कस करना है कि 52 में क्या हुआ, कि 52 में हमने डिस्कवर कर ली क्या? नेचुरल गैस। पाकिस्तान पेट्रोलियम ने क्या की? डिस्कवर की सुई के मुकाम पर, ये बुगटी में एक इलाका है, इसके मुकाम पर क्या की हमने? गैस को डिस्कवर कर लिया, जिसलिए हम आज भी कहते हैं कि सुई गैस आई या नहीं आई। ठीक है, इस इलाके में सुई गैस। अब ये जो डिस्कवर की, तो डिस्कवर के बाद इसकी असेसमेंट की गई और असेसमेंट में ये डिसाइड किया गया कि ये सिर्फ और सिर्फ ये जो ज़खायर हैं, ये जो वसाइल है, ये 10 साल के लिए कारआमद हैं। उसके बाद ये क्या है, डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर ये फुलफिलमेंट नहीं कर सकेंगे पाकिस्तानी अवाम को। लेकिन तब से लेकर आज तक हम इसी पे निसार करते हुए चलते आ रहे हैं। और ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है, हमने उसको भी फरामोश कर दिया, यानी कि उसको साइड पर रख दिया है, प्योरली ऑन द रीज़न ऑफ जो है प्लीज़ करने के लिए अमेरिका को, बस। यानी कि सिर्फ अमेरिका के अगेंस्ट ना जाना, जिस वजह से हमने क्या किया कि हमने वो कर लिया है। रशिया यूक्रेन वॉर में है, लेकिन यूरोप स्टिल गैस ले रहा है रशिया से। ठीक है, इंडिया तो ले रहा है ना, उसकी तो चलें कर दें। यूरोप यानी कि वो मोरालिटी के ग्राउंड पर खड़े हैं ना, मोरालिटी के ग्राउंड पर खड़े हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, नेटो की तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं इसको, लेकिन उसके बावजूद वो गैस ले रहे हैं। पहले उन्होंने बॉयकॉट किया, लेकिन अब ले रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि अब हमारे अंदर अकल कहाँ है? जब तक आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं होगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे। और आज़ाद खारजा पॉलिसी की एग्जांपल सबसे बड़ी इंडिया ने हमें रिसेंटली टाइम पे दी है कि 8 उन्होंने अपने जो
नेवी के नौजवान थे जो कन्विक्टेड थे कतर में, जिनको सजाए मौत सुनाई जा चुकी थी कतर में, उनको उन्होंने बाजियाब करवा के घर लाए हैं। आप तसव्वुर कर सकते हैं इस बात का। 8 कन्विक्टेड बंदे जिनको सजाए मौत हो चुकी है उनको वो आज़ाद करवा के लाए हैं। ये है डिप्लोमेसी। ठीक है। तो अब हम इस चीज़ से ही खाली हैं। हम रशिया का दौरा करते हैं तो पीछे से हुकूमत चली जाती है। उसके बाद 53 में आते हैं, हम इंपॉर्टेंट इवेंट देख लेते हैं 53 का। अब 52 से 53 तक ख्वाजा नाज़मुद्दीन होते हैं, लेकिन ख्वाजा नाज़मुद्दीन से सेटिस्फाई नहीं होते आपके जो गवर्नर जनरल होते हैं गुलाम मोहम्मद, और वो क्या करते हैं कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन को सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा नाज़मुद्दीन को उसको ओहदे से हटा देते हैं। यानी कि पीएमशिप को पूरी की पूरी उनकी कैबिनेट डिसॉल्व नहीं करते, लेकिन पीएमशिप को ओहदे से हटा देते हैं ऑन सम ग्रीवेंसेस। ठीक है। जब वो हटाते हैं तो उसके बाद वो आपके 3rd नंबर पे जो आपका प्राइम मिनिस्टर है उसको लेके आते हैं, जिसको हम कहते हैं मोहम्मद अली बोगरा। इसी के नाम से है बोगरा फार्मूला। आपने याद रखना है कि बोगरा फार्मूला किसने दिया? ये 1953 में दिया। यानी कि ये 1953 में बोगरा फार्मूला क्या था? बेसिकली ये पैरिटी सिस्टम इंट्रोड्यूस करना था बिटवीन द ईस्ट पाकिस्तान एंड द वेस्ट पाकिस्तान। इन्होंने क्या किया कि ईस्ट पाकिस्तान की सीट्स को भी डिवाइड करके बराबर तकसीम कर दिया। 175 सीट्स इधर, 175 सीट्स उधर, बराबर सीट्स को डिवाइड करके दोनों को इक्वल पैरिटी या इक्वल जो क्या है वो डिस्ट्रीब्यूशन दे दी इलेक्शंस में, ताकि हमारा कोई किसी किस्म का इशू ना रहे। तो ये बोगरा फार्मूला इन्होंने दिया। अब इसके आगे हमारे 3rd प्राइम मिनिस्टर आ गए, ये मोहम्मद अली बोगरा, देख लें 3rd पीएम भी है। अब मोहम्मद अली बोगरा ये फील करते हैं कि अब क्या करें कि हर चीज़ में हर चीज़ में अगर हमने अपने तई कोई काम करना है तो हमें गवर्नर जनरल के खौफ से बाहर आना पड़ेगा। अब गवर्नर जनरल कौन सी आर्टिकल 10 की पावर इस्तेमाल करते हुए इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 में आर्टिकल 10 में पावर है कि जो गवर्नर जनरल है उसके पास इख्तियार है कि वो जब चाहे आपकी असम्बली डिसॉल्व कर सकता है। वो हमारे आइन में 1973 के आइन में है 58(2)B, जो 2B की क्लॉज है वो ऐड हुई, लेकिन पहले 55 से पहले क्या था या 73 से पहले थी वो आर्टिकल 10 में ये क्लॉज थी। अब उसी को मुद्दा बनाते हुए उन्होंने पहले तो पीएम को फारिग किया। अब गुलाम मोहम्मद थे बाहर दौरे पे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसमें चेंजिंग करने की कोशिश की और बाईपास करने की कोशिश की मोहम्मद अली बोगरा ने। तो गुलाम मोहम्मद फ़ौरन ही वापस आए, और फ़ौरन वापस आते ही उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने पहले तो प्राइम मिनिस्टर को हटाया। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने सबसे पहले क्या किया, पूरी की पूरी कैबिनेट ही उड़ा दी। अब जब कैबिनेट उड़ेगी तो उसमें जो पार्टी है वो जो रूल कर रही है वो भी जाएगी। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हुई है तो जो उनके स्पीकर है वो भी गए। तब मौलवी तमीज़ुद्दीन ने क्या किया, मौलवी तमीज़ुद्दीन ने जाके सुप्रीम कोर्ट में केस किया, जिसमें मौलवी तमीज़ुद्दीन वैसे स्टेट का केस बनता है, तो वो जाके केस किया, जिसमें फैसला किसके हक में आया? फैसला हमेशा की तरह आज़ाद अदलिया ने हक में दिया जो है सिटिंग गवर्नमेंट के। तो मौलवी तमीज़ुद्दीन को घर जाना पड़ा, लेकिन बाद में हुआ कि एज़ यू सो सो शैल यू रीप। ये वाली एग्जांपल हम देखते जाएंगे कि जो तुम बोओगे वही काटोगे। जो इसने बोआ गुलाम मोहम्मद ने, आगे इसके साथ भी वही होगा। तो आगे हम देखते हैं कि इसके साथ आगे क्या होता है। सिर्फ 53 का यही एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। पहले इंपॉर्टेंट इवेंट में क्या है, इंपॉर्टेंट इवेंट में एक तो वैसे ज़बानी याद रखने वाली बात है कि प्रोविंसेस लेवल पे इलेक्शंस होते हैं ईस्ट बंगाल में, ये ईस्ट पाकिस्तान में, उसमें यूनाइटेड फ्रंट जीत जाता है। ठीक है। तो वो वजह अपनी यही पुट करते हैं कि हाँ जी इलेक्शन जो है यानी कि हमारी लैंग्वेज को कंसिडर किया जाए, नेशनल लैंग्वेज बनाई जाए, और वो सारी चीज़ें हम अपनी रखते हैं। तो वही हम देखेंगे कि 56 के आइन में भी वो हमें चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद क्या होता है कि गवर्नर जनरल जो होते हैं गुलाम मोहम्मद, इनको रिप्लेस करते हैं चौथे गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा। ये रिटायर्ड मेजर जनरल होते हैं, ठीक है, जो रिप्लेस करते हैं सिकंदर मिर्ज़ा किसको, गुलाम मोहम्मद को, क्योंकि सिकंदर मिर्ज़ा को पता होता है कि ये जो है ये बहुत बीमार हैं। तो ये दौरे पे आते हैं, जब ये अपनी कैबिनेट में सिकंदर मिर्ज़ा को लेके आते हैं तो ये दौरे पे बाहर जाते हैं, तो इनको रिप्लेस कर लेता है सिकंदर मिर्ज़ा, और सिकंदर मिर्ज़ा इन्हें हुक्म देता है कि आप वहीं रहें।
मतलब आपको यहाँ पाकिस्तान आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये वक्त क्या है, ये वहाँ के वहीं रह जाते हैं, ठीक है। अमेरिका आई थिंक गए होते हैं या लंदन गए होते हैं, तो ये वहीं रहते हैं, उसके बाद ये पाकिस्तान नहीं आते। तो सिकंदर मिर्ज़ा फॉर्मली रूल करना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद सिकंदर मिर्ज़ा अपने वज़ीर आज़म मर्जी से बदलना स्टार्ट होते हैं। अभी तक हमने 3 वज़ीर आज़म देखे, चौथा वज़ीर आज़म आएगा, थर्ड वाला है मोहम्मद अली बोगरा, चौथा है चौधरी मोहम्मद अली। ये हमारे 4th PM आएंगे। 7 अगस्त को हम क्या करते हैं, हम ऑफिशियली एक्सेप्ट करते हैं, ये ऑफिशियली पास करते हैं नेशनल एंथम को, नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। किसने लिखा होता है नेशनल एंथम? हफीज जलंधरी ने। कंपोज किसने किया था ये? हाँ जी, चागला, अहमद चागला। अहमद चागला इसको कंपोज करते हैं 1949 में, लेकिन इसको एक्सेप्टेंस 7 अगस्त 1954 में मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट है, ये याद रखिएगा। कितने सेकंड्स का हमारा तराना है, ये भी आपको 80 सेकंड का, ठीक है, याद रखिएगा। 1 मिनट 20 सेकंड का, यानी 80 सेकंड का हमारा तराना है। ये भी याद रखिएगा कि 80 सेकंड का हमारा तराना है, ठीक है। और लिखा मेरे ख्याल से पर्शियन लैंग्वेज में ही गया ये। हाँ जी, पर्शियन फारसी, जी जी, अच्छी बात है, कोई नहीं। सबसे पहले इस जो ईयर का इवेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, वो है 10 जनवरी का। 10 जनवरी में क्या होता है, PIA फॉर्म होती है। ये याद रखिएगा कि PIA कब फॉर्म हुई, PIA 10 जनवरी को फॉर्म हुई। PIA का पुराना नाम क्या था? ओरिएंट वेज, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ओरिएंट वेज इसका पुराना नाम था। तो बाद में क्या है, ये PIA बनी कब? 10 जनवरी 1955 में। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इवेंट होता है 1955 का, 1 यूनिट का क्याम होता है। अब ये 1 यूनिट क्या है? 1 यूनिट क्या है कि अब पैरिटी का इशू आ रहा है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कंपैरेटिवली कम थी, किससे? ईस्ट बंगाल से या ईस्ट पाकिस्तान से। लेकिन जो हमारी लैंड थी वो ज़्यादा थी ईस्ट पाकिस्तान की निस्बत में। ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज़्यादा थी लेकिन लैंड कम थी, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने इस सब सिस्टम को मर्ज करके दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी, कि यानी कि एक यूनिट वो बना दिया ईस्ट पाकिस्तान, और वेस्ट पाकिस्तान के जितने भी 4 सूबे और ये जो स्टेट है हमारे साथ गिलगित बाल्टिस्तान, इनको जम करके एक यूनिट बना दिया हमने, 1 यूनिट, ठीक है। कि एक 1 यूनिट इधर, दूसरा 1 यूनिट इधर, जो 70 में जाके खत्म होगा। 1 यूनिट 2 1 यूनिट बन गए। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। और ये किस प्राइम मिनिस्टर के दौर में हो रहा है? ये प्राइम मिनिस्टर के दौर में हो रहा है चौधरी मोहम्मद अली, ठीक है। ये जहन में रखिएगा। 23 मार्च 1956 को, ये आपने एज इट इज याद रखिएगा, 23 मार्च 1956 को क्या होता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, जो हमारा पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। अब इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में देखिएगा 234 आर्टिकल्स हैं, 13 पार्ट्स हैं इसके। ये आपको एज इट इज याद रखने पड़ेंगे कि 34 इसके आर्टिकल्स, 234, ठीक है, 13 पार्ट्स और 6 स्केड्यूल हैं। और ये क्या था कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम था, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ये लेके आया कॉन्स्टिट्यूशन। अब पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया है तो उसमें क्या है कि उसमें वजीर आज़म के पास इख्तियारात हैं। अब वजीर आज़म के पास जब इख्तियारात हैं तो मतलब क्या हो गया, अब मतलब सारी की सारी पार किसके पास चली गई? सारी की सारी पार चली गई प्राइम मिनिस्टर के पास। यहाँ सिकंदर मिर्जा जो गवर्नर जनरल थे, उसने क्या किया, उसने इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वोट उठाया और सबसे पहला प्रेसिडेंट बना सिकंदर मिर्जा, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट बना चौधरी मोहम्मद अली ने, ठीक है। अब फर्स्ट ये प्रेसिडेंट बना। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट बनने के बाद अब ये क्या था कि ये बार बार इलेक्शन डिले करवा रहा था, ठीक है, इलेक्शन डिले करवा रहा था, इलेक्शन डिले करवा रहा था, जिस वजह से इसने क्या किया, इसने 3 प्राइम मिनिस्टर बदले।
पहला आया हुसैन शहीद सोहरवर्दी। हुसैन शहीद सोहरवर्दी को इसने बदला, यानी कि इसने अपॉइंट किया हुसैन शहीद। हुसैन शहीद के फौरन बाद इसने फिर अपॉइंट किया किसको, फिर इसने अपॉइंट किया आपका आई चंद्रीकर को। उसके बाद आई चंद्रीकर ये सबसे शॉर्टेस्ट रहे, सिर्फ 55 दिन इन्होंने प्राइम मिनिस्टर रहे। और थर्ड नंबर पे सिकंदर मिर्जा ने चेंज किया किसको, थर्ड नंबर पे सिकंदर मिर्जा ने चेंज किया फिरोज खान नून को। ठीक है, ये 3 प्राइम मिनिस्टर इन्होंने चेंज किए। और वजह क्या थी, वजह यही थी कि बार बार इलेक्शन को डिले करवाना। अब बार बार जब इलेक्शन डिले करवा रहे हैं तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अयूब खान जो इनकी पार्लियामेंट का हिस्सा थे या इनकी जो मिनिस्ट्रीज बना रहे थे उनको इन्होंने उधर पार्टिसिपेशन दी हुई थी, यानी कि उनको भी पार्ट दिया हुआ था, उनको इन्होंने इन्वाइट किया कि आओ हम जो है मिलकर हुकूमत करते हैं। ये फर्स्ट टाइम था, सिकंदर मिर्जा साहब फर्स्ट आदमी थे जिन्होंने फॉर्मली मिलिट्री को इंट्रोड्यूस किया और उन्हें ओहदा दिया। ठीक है, सबसे पहले उन्हें ओहदा दिया। उसके बाद क्या किया, अब इलेक्शन को इन्होंने 56 में करवाने के बजाय 57 में करवाने के बजाय 58 में ले गए। 58 में करवाने के बजाय इन्होंने फिर 1 साल के लिए जब इलेक्शन डिले किया तो जो क्या है इनके खिलाफ एहतजाज होना बहुत शुरू हो गया 58 से। तो इन्होंने अपनी सिचुएशन को जब वीक समझा, इन्होंने अयूब को इन्वाइट किया। अब अयूब को इन्वाइट किया कि आके हम क्या करते हैं, मिलकर गवर्नमेंट करते हैं, यानी कि एक मिलिट्री साथ हो जाएगा और एक मैं हुकूमत तादेर करता रहूँगा। लेकिन हुआ क्या कि 7 अक्टूबर 1958 को सबसे पहला मार्शल लॉ ये इम्पोज करते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहला मार्शल लॉ किसी आर्मी पर्सन ने नहीं किया, ज़हन में रखिएगा। कहा जाता है कि अयूब ने सबसे पहला मार्शल लॉ इम्पोज किया। सबसे पहला मार्शल लॉ जो इम्पोज किया वो सिकंदर मिर्जा ने किया 7 अक्टूबर 1958। इन्होंने फर्स्ट मार्शल लॉ इम्पोज किया। फर्स्ट मार्शल लॉ इन्होंने इम्पोज किया। ठीक है, किसने, सिकंदर मिर्जा ने। शाबाश, ये सवाल असल में आइन आ गया 56 का। अब इसके तहत इसको इलेक्शन करवाने थे। अब ये इलेक्शन करवाता तो पावर किसके पास चली जाती, पावर चली जाती कैबिनेट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास। ये वो चाहता नहीं था, इसका पत्ता कट जाता अगर वो प्राइम मिनिस्टर आ जाता तो इसका पत्ता कटता। इसलिए इसने क्या किया, इसने कहा कि इलेक्शन को हर साल डिले करवाता गया। 56 को आईना आया, 57 में इलेक्शन नहीं हुआ, 58 में इलेक्शन। ठीक है, 58 में भी इसने इलेक्शन का भी इंट्रोड्यूस करवाया 59 में। ठीक है, अब ये जो 7 अक्टूबर से ना, 7 अक्टूबर से कुछ दिन पहले खान ऑफ कलात का नाम आपने सुना होगा। खान ऑफ कलात ये बलोचिस्तान की जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनमें से एक स्टेट के ऑनर थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब ये प्राइम मिनिस्टर बदलते देखे, कभी एक आ रहा है कभी दूसरा जा रहा है, जिस पे नेहरू ने कहा कि मुझे पता नहीं कि मैं किससे बात करूं, उनका वजीर आजम कौन है जिससे मैं बात करूं, मैं उतनी अपनी धोतियां नहीं बदलता जितने ये अपने प्राइम मिनिस्टर बदलते हैं। एज इट इज़ उसने इंग्लिश में वर्ड, वो जब इंग्लिश में हम बुक पढ़ते तो उधर वो खूबसूरत वर्ड थोड़ा बनाता है कि पजामा का लिख देता है। ठीक है, तो ये असल उसने ये बात कही। अब जब उसने ये बात कही उससे कुछ अर्सा पहले, 7 अक्टूबर से कुछ 4-5 दिन पहले अक्टूबर में ही खान ऑफ कलात ने क्या किया, खान ऑफ कलात ने सिसेशन का ऐलान किया कि हम पाकिस्तान से अलग हो रहे हैं। जिस पे क्या किया, मिलिट्री ने अयूब खान की कमांड में एक्शन लिया और एक्शन में लेके यानी कि उसको जाके सिसेशन से या उसको मनाया, जैसे भी उसने वो उनको अपने साथ जम कर लिया। अब जब जम किया तो मिलिट्री का मोराल बड़ा ऊपर चला गया कि हाँ जी ये पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं चाहते, ये पाकिस्तान को जोड़ के रखना चाहते हैं। एक तो अयूब खान का कद इस वजह से ऊपर आ गया, दूसरा अयूब खान को वो एक कि अब मिलिट्री का इमेज क्या बन गया, सेवियर ऑफ द पाकिस्तान। ठीक है, ना कि डिवाइडर। डिवाइडर कौन बन गए, पॉलिटिशियंस, क्योंकि ये सिकंदर मिर्जा की हरकतों की वजह से। अब जब ये बने तो इसने क्या किया, खान ऑफ कलात को इसने जब मिलिट्री ने जाके दबाया तो 8 अक्टूबर उसको जब मार्शल लॉ का ऐलान किया, तो जब मार्शल लॉ का ऐलान हुआ तो उसके बाद क्या है, इसने प्राइम मिनिस्टर बना दिया किसको, प्राइम मिनिस्टर बना दिया इसने अयूब को। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर बना दिया इसने अयूब को, तो अयूब को प्राइम मिनिस्टरशिप करके मजा नहीं आया।
उसने कहा यार सारी इख्तियारात उसके पास है, मैं प्राइम मिनिस्टर अब रह के क्या करूंगा। तो उसने 27 अक्टूबर को इसने क्या किया, इसने इख्तियारात, इसने सिकंदर मिर्जा को घर भेजा, यानी कि ये पहले कोयटा गया, कोयटा से फिर लंदन गया और लंदन में ही इसकी डेथ हुई और बाद में ये ईरान में आके दफन हुआ। तो ये एमसीक्यूज एक पूछता है कि कौन सा गवर्नर जनरल है जिसकी डेड बॉडी पाकिस्तान से बाहर है, यानी कि वो इसकी है सिकंदर मिर्जा की, और कहाँ है, ईरान में। ठीक है, याद रखिएगा ये दफन क्या है, ईरान में है। और ये 27 अक्टूबर को इसने क्या किया कि अब आके ये अयूब खान ने अयूब खान बन गए प्रेसिडेंट। ठीक है, अब ये सबसे पहले नेटिव चीफ भी हैं, ओनली जो हैं फील्ड मार्शल हैं। ये मैंने आपको एमसीक्यूज करवा दिया कि अयूब खान जो प्रेसिडेंट बने, कौन से प्रेसिडेंट थे, सेकंड प्रेसिडेंट। फर्स्ट चीफ हैं ये, ठीक है, फर्स्ट चीफ कमांडर चीफ है, नेटिव कमांडर चीफ, और ओनली फील्ड मार्शल जिन्हें टाइटल मिला ये वो हैं। ठीक है, हाँ वो अब ब्रिटिशर्स ही थे। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है?